Hello everyone and welcome back to all in my YouTube channel जी फिजिक्स विद रोहित। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 के एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर 2 का नाइन्थ नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये U का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने के लिए जो हमको काम करना पड़ता है उसी अमाउंट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्क डन जो है हमेशा इक्वल होता है एनर्जी के, इसलिए हम लोग W की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, U पुट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू U अपन Q0। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू V Q0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ऑलरेडी हम लोग को पता है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r, ये हम लोग जानते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, V और यहाँ पर भी V है, इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 और ये Q0 जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q0/r²। तो इसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसको क्या कहा जाता है, टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसको आप लोग Q1 Q2 भी कंसिडर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर Q और Q0 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, इसलिए इसको कहा जाता है टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसी प्रकार बाय द वे आपको आपके पास Q1 Q2 Q3 इसी प्रकार Qn चार्ज रहते हैं आपके पास और आपको पूछा जाता है कि उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखिए, तब आप कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए एक्सप्रेशन होगा U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 I J इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक QI QJ/r IJ, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ से आप लोग 1 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम, कितने भी पार्टिकल्स के लिए आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। बस I और J की जगह पर आपको क्या करना है, पार्टिकल्स के हिसाब से 1 2 3 ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाना है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, 10th नंबर का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आप सभी को पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जिसके हर एक पॉइंट पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है सेम होना चाहिए। यानी कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर हर एक पॉइंट पर वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का महसूस करता है, वो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम लोग सब जाकर पुट कर देते हैं। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को जब हम लोग रख देते हैं तब उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये हम लोग को निकालना है। और डाइपोल क्या होता है ये भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। क्या होता है डाइपोल, एक बार और बता देता हूँ। जब कोई भी दो अपोजिट चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं तो उसी को डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर डाइपोल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि ये वाइट कलर का लाइन दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर हम लोग एक डाइपोल को रख देते हैं। एक डाइपोल सबसे पहले इसका पोजीशन कुछ ऐसे था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था पहले। ठीक है, पहले ये जो डाइपोल है वो कैसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और जो डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच के एंगल को स्टार्टिंग में हम लोग क्या कंसिडर किए, इनिशियल एंगल, जिसको θ1 से रिप्रेजेंट किया हूँ। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब θ1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। अब ये क्या हो जाता है, कुछ देर बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से रोटेट होने लगता है। ये डाइपोल क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है।
और ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 में टॉर्क के लिए हम लोग क्या निकाले थे, डेरिवेशन करे थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर इसमें टॉर्क जनरेट हो जाता है, ये घूमने लगता है कुछ एंगल से। तो लास्ट में जो हम लोग को जो एंगल मिलता है ये θ1 जो है चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये रोटेट करने लगता है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। इस वजह से जो फाइनल एंगल मिलता है उसको हम लोग यहाँ पर θ2 कंसिडर कर लेते हैं, और θ2 लगभग θ के इक्वल होता है। मतलब ये हमको नहीं पता है कि कितने एंगल से ये टॉर्क होता है या रोटेट होता है। और यहाँ पर dθ का मतलब है स्मॉल एंगल, मतलब ये बहुत ज़्यादा एंगल से रोटेट नहीं होता है, टॉर्क नहीं होता है, यहाँ पर कुछ ही एंगल, बहुत कम एंगल से रोटेट होता है ये। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो डाइपोल है, डाइपोल के 2 पॉइंट है, एक पॉइंट को हम लोग ए कंसिडर कर लिए हैं, सेकेंड पॉइंट को बी कंसिडर कर लिए हैं। पॉइंट ए पर माइनस चार्ज है और पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है F इज इक्वल्स टू प्लस QE है, और निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है F इज इक्वल्स टू माइनस QE है। और ये जो डाइपोल की जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितना है, 2a है। और जब डाइपोल जो है रोटेट करता है तो इनके बीच कितना डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस के ऑरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस के ऑरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग C नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर B और C ये वाला पॉइंट ही हमको ये बताता है कि ये डाइपोल जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं 2a sin थीटा। अब ये 2a sin थीटा कैसे आया है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोग को ABC। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, sin थीटा इज इक्वल्स टू BC अपन AB लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है लंब बटे कर्ण होता है, और ये थीटा है, थीटा का जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है, और इसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपन AB लिख सकते हैं। यहाँ से BC का वैल्यू निकाल लेंगे, AB को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। और यहाँ पर AB को लिखा जाता है, AB को लिखा जाता है 2a, तो BC इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, 2a साइन थीटा। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आई होप यहाँ तक आप सभी को सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब चूंकि हम लोग को पता है टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है, टॉर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही टॉर्क कहलाता है। तो फोर्स का ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर फोर्स हमारे पास क्या क्या था, माइनस QE था, और एक फोर्स था प्लस QE। तो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग को कितना मिलेगा, QE मिलेगा, इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू QE हो गया। और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या मिला हमको, BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा मिला है। तो यहाँ पर 2a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब यहाँ पर 2a और Q, इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू Q क्रॉस 2a होता है। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम लोग को पता है वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन का डेफिनेशन होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर जो डाइपोल है उसमें स्मॉल एंगल से वो रोटेट हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल एंगल से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम लोग डाइपोल के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल वर्क निकाले तो dW इज इक्वल टू FDX हो जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग फोर्स को क्या कंसिडर किए, टाउ कंसिडर किए, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग d थीटा कंसिडर किए हैं, इसलिए dW इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ d थीटा लिखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग को क्या मिला था और इक्वेशन नंबर 2 में क्या मिला था, तो आप लोग देख सकते हैं
इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इक्वेशन नंबर 1 में BC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा मिला था और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग को मिला था टाउ PE साइन थीटा। तो इन सभी वैल्यू का हम लोग इसमें रख देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा DW इज इक्वल टू PE साइन थीटा D थीटा। इसमें इक्वेशन नंबर 1 से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सीधा याद रखिए इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके ये इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर केवल टाउ का वैल्यू रख रहे हैं, टाउ का वैल्यू है PE साइन थीटा, है ना। तो DW इज इक्वल टू क्या मिल गया, PE साइन थीटा D थीटा मिल गया हमको। अब हम लोग क्या कर देते हैं, ये तो स्मॉल वर्क है ना। हो सकता है डाइपोल जो है पूरा रोटेट हो या ज़्यादा एंगल से रोटेट हो, उस सिचुएशन में तो हम लोग को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना, मतलब इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल तक हम लोग को वर्क निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं θ1 से लेकर θ2। और इसको क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमको टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन कब मिलेगा, जब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो W इज इक्वल्स टू हम लोग को मिल जाएगा इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 PE साइन थीटा DW। ये DW का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ पर किसका यूज़ किए हैं जी, इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ किए हैं। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग PE को कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो θ1 θ2 साइन थीटा बच जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद करो माइनस कॉस थीटा होता है और लिमिट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे θ1 टू θ2। अब यहाँ पर लिमिट कैसे ओपन करते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले अपर लिमिट को ओपन करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को ओपन करते हैं, है ना। तो W इज इक्वल्स टू हम लोग को मिल जाएगा PE ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कॉस θ2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो कॉस θ1 हो जाएगा। इनिशियली डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू दी E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो डाइपोल है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में इनिशियली पहले परपेंडिकुलर रखा गया था। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए θ1 का वैल्यू यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे और θ2 का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा। तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा प्लस 0। θ2 की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा, और θ1 की जगह पर 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा और ये बस बचेगा। और ये कितना बचेगा, सॉरी ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये θ1 है ना, θ1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये 0 होगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा बचेगा और फाइनली इस इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा। और इसी को कहा जाता है, किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एनर्जी कहा जाता है। अब इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन क्यों कहा जाता है, ये तो W इज इक्वल्स टू है। तो चूंकि हम लोग को पता है भाई W जो है किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, मतलब वर्क डन जो है एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा। तो इसी को कहा जाता है किसी भी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, जब हम लोग डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आई होप इस टॉपिक का सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, 11th नंबर का टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, और इंसुलेटर के बारे में, फ्री चार्ज के बारे में, बाउंड चार्ज के बारे में, जो कि कंडक्टर के इनसाइड की प्रॉपर्टीज़ होती है ना। फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारा चीज़ आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, पहले से जानते होंगे, फिर भी यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है इसको स्पेशली, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में तो सभी को पता होगा, ये तो आप लोग 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से, है ना। तो कंडक्टर क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो कर देता है अपने ऊपर, या फ्लो होने देता है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज़ को
अच्छे से शो करता है, उसी मटेरियल को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दोज सब्सटेंस विच आर अलाउड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजिली। इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दिस आर द सब्सटेंस विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ऐसा मटेरियल जिसमें जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई से, तो उसमें तुरंत करंट फ्लो होने लगता है, ईजिली करंट फ्लो हो जाता है। तो उस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं या पदार्थ होते हैं या मटेरियल होते हैं, उसको कंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि सिल्वर, इसमें करंट जल्दी फ्लो हो जाता है, कॉपर में भी होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, ह्यूमन बॉडी में भी होता है, एसिड में होता है, एल्कलाइज में होता है ना। इन सभी में इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली फ्लो हो जाता है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है, जिसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, दोज सब्सटेंस विच आर नॉट अलाउड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट करते हैं किसी मटेरियल से, तो उस मटेरियल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता और ना ही उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच मूवमेंट होता है, तो उस प्रकार के मटेरियल को कहा जाता है इंसुलेटर। और कंडक्टर में क्या होता है जी, जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई से या इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करते हैं मटेरियल को, तो उसमें जो चार्जेस होते हैं उसका फिजिकल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इंसुलेटर के क्या क्या एग्जांपल हैं, डायमंड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, माइका हो सकता है, वैक्स हो सकता है, डिस्टिल वाटर, एबोनाइट, ये सभी क्या हैं जी, इंसुलेटर हैं। ये सभी ऐसे सब्सटेंस है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा, वैसे भी आप सभी पहले से जानते रहे होंगे। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फ्री चार्ज। फ्री चार्ज का मतलब है एक ऐसा चार्ज जो स्वतंत्र हो, बाउंडेशन में ना हो। तो ये कैसा चार्ज होता है भाई, दोज चार्जेस विच आर फ्री टू मूव फ्रीली एट द सब्सटेंस और मटेरियल। फ्री चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो मूव करने के लिए या मोशंस के लिए फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल के अंदर में। वहीं बाउंड चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज विच आर नॉट फ्री टू मूव फ्रीली एट द सब्सटेंस और मटेरियल। फ्री चार्ज का अपोजिट है बाउंड चार्ज, जो कि किसी बाउंडेशन में बंधा रहता है। उस मटेरियल में चार्ज जो है फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, चाहे आप करंट फ्लो करो चाहे ना करो, उस सब्सटेंस या मटेरियल के अंदर में कोई भी चार्ज जो है फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, तो उसी को बाउंड चार्ज कहा जाता है। अब चलिए बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के लिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई कंडक्टर दे दिया गया है आपको, या फिर कोई मेटल दे दिया गया है, तो उसमें फ्री चार्ज का काम कौन करता है भाई, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी कंडक्टर या मेटल के लिए फ्री चार्ज होता है। और यदि आपको किसी कंडक्टर या मेटल में बाउंड चार्ज पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव आयन, जिसको हम लोग होल कह देते हैं, ये क्या काम करते हैं, बाउंड चार्ज का काम करते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं इंसुलेटर के लिए। यदि आपको कोई इंसुलेटर के लिए फ्री चार्ज पूछ दिया जाए, तो बोल देना कि उसमें किसी भी प्रकार का फ्री चार्ज नहीं होता, कोई फ्री चार्ज नहीं होता। इसी वजह से तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता ना, फ्री चार्ज रहता तब करंट फ्लो होता। तो नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड चार्ज की। यदि कोई आपको पूछ दे इंसुलेटर में बाउंड चार्ज कौन सा होता है बेटा करके, तो आप बता देना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड होता है, किसमें, इंसुलेटर में। मतलब ये फ्रीली मूव नहीं करता, ये बंधा हुआ रहता है एक ही जगह पर, ये स्टैटिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, लिक्विड में। लिक्विड में अगर हम लोग फ्री चार्ज की बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही फ्री होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का बाउंड चार्ज नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा। मेटल और कंडक्टर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और बाउंड कौन होता है, पॉजिटिव। इंसुलेटर में कोई फ्री चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाउंड चार्ज होता है। लिक्विड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्री चार्ज होता है, इसमें किसी भी प्रकार का बाउंड चार्ज नहीं होता है।
तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 12th नंबर का जो टॉपिक है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। तो चलिए इसको भी इसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और उसका पोलराइजेशन भी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ोगे तभी आप लोग को कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। इसको हिंदी में परावैद्युतांक कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक को। तो इसको रीड करने से पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग को इंसुलेटर पता है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो उसी इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया भाई कि इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोल दिया? तो इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें पोलराइजेशंस प्रोड्यूस हो जाता है। इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। लेकिन सभी इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि सभी इंसुलेटर में पोलराइजेशंस की प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। ठीक है, तो ये मैंने बोलचाल की भाषा में आप लोग को बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अब चलिए इसी को ऑफिशियली तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोग नोट्स बना सको अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस which does not allow the flow of charge through it but permit them exert electrostatic force on one another through it। बोलने का मतलब ये डाइलेक्ट्रिक एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता है। हाँ, लेकिन ये परमिट कर देता है, परमिशन दे देता है कि अपने पास अपने ऊपर में से करंट को गुजरने के लिए वो परमिशन दे देता है। ठीक है, परमिशन दे देता है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है उस सब्सटेंस के अंदर में। तो उसी सब्सटेंस को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को परमिट होने देता है, इसका मतलब ये है जैसे कि ये कोई तार है, इसमें हम लोग आई करंट फ्लो कर रहे हैं और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं रख दिया हूँ। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है अगर करंट को पास होने नहीं देता, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट बी पर, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई करंट नहीं आता। तो ये डाइलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? खुद के ऊपर तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन ये करंट को अपने ऊपर से जाने दे रहा है। और ये जाने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसमें पोलराइजेशंस की प्रॉपर्टी हो रही है। तो इसीलिए इस मटेरियल को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ पर जो परमिट लिखा है, इसका मतलब यही है कि ये करंट को तो पास होने देता है, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, आई होप अब ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अ डाइलेक्ट्रिक इज इसेंशियली an insulator which can be polarized through a small localized displacement of its charge। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होता है, लेकिन उस इंसुलेटर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं क्योंकि इसमें पोलराइजेशन होता है। और ये पोलराइजेशंस क्यों होता है? क्योंकि जो मटेरियल है उसके एटम्स के अंदर में जो चार्ज रहते हैं लोकलाइज्ड, जो छोटे छोटे एटम्स के अंदर में जो चार्ज रहते हैं उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, इस वजह से पोलराइज होता है। आगे हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशंस क्या होता है और क्यों होता है, उस बारे में आप लोग घबराइए मत, है ना। डाइलेक्ट्रिक के डेफिनेशन को एक और तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो चीज़ समझाया वही चीज़ लिखा है यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक जो है एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो तो नहीं होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होने देता है बिना कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब खुद के ऊपर उसमें करंट फ्लो हुए बिना। आगे लिखा है डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी मैं बता चुका हूँ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या पावर सप्लाई से कनेक्ट करने पर ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं।
आप लोग बार बार पोलराइजेशन या पोलराइज्ड वर्ड सुनकर घबराइए मत, आगे हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए डाइइलेक्ट्रिक का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, ये एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। वैक्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, स्टोन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी क्या हैं जी? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक की। तो डाइइलेक्ट्रिक को मेनली यहाँ पर 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। सबसे फर्स्ट होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, सेकेंड होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक। कुछ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें पोलराइजेशंस की घटना, मतलब वो नॉन पोलर रहते हैं, उसमें पोलराइजेशंस की घटना तो होती है लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले नॉन पोलर फॉर्म में रहते हैं। और पोलराइजेशन डाइइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से पहले ही वो पोलर फॉर्म में रहते हैं ऑलरेडी, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर वो बस शिफ्टिंग होता है उसमें चार्ज का। ये आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी बस आप लोग यहाँ पर ये याद रखिए कि डाइइलेक्ट्रिक को पोलराइजेशंस के आधार पर 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, सेकेंड होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक आर कंपोज्ड ऑफ दोज मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक भी एक सब्सटेंस, एक मटेरियल या इंसुलेटर मटेरियल होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको जूम करके देखें तो इसका जो एटम्स होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रहते हैं या संपाती रहते हैं एक दूसरे के, ऐसा कह सकते हैं। इसका बोलने का मतलब ये यहाँ पर जो लिखा है उसको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, ये एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये भी एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम लोग इसको जूम करके देखते हैं तो कोई भी मटेरियल में एटम पाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ना, ये सभी एटम हैं, ये सभी क्या हैं? एटम हैं। अब जब इस एटम को जूम करके देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा? हम लोग को 2 चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको ऐसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक ही पॉइंट पर सेंटर्ड हैं। इसीलिए इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें दिखा दिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं एटम के पास, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड हैं। तो इसी प्रकार के मटेरियल को या इस प्रकार के डाइइलेक्ट्रिक को ही कहा जाता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर मटेरियल मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप। इसको याद रखिएगा, नॉन पोलर मटेरियल जो है उनके मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक, तो वो सिमेट्रिक शेप में होते हैं। सिमेट्रिक शेप में होने का मतलब उसको आप किसी भी एंगल से रोटेट करो, आपको वही डायग्राम, वही मटेरियल दिखाई देगा, उसमें कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा। सिमेट्रिक इन शेप में बोलने का मतलब ये है किसी भी नॉन पोलर मटेरियल के अगर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सिमेट्रिक शेप पाया जाता है। और सिमेट्रिक इन शेप का बोलने का मतलब ये है किसी भी तरीके से उसको काट के देखो या फिर रोटेट करके देखो किसी भी एंगल से, आपको वही मटेरियल स्ट्रक्चर दिखेगा जो पहले था, ठीक है। मतलब उसके शेप, साइज या स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, उसी को सिमेट्रिक बोलते हैं। और जिसमें चेंज आ जाता है रोटेशन करने पर, काटने पर, तो उसको एंटी सिमेट्रिक इन शेप कहा जाता है। चलिए नॉन पोलर मटेरियल का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर मटेरियल कहलाते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में क्या पाया जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड होते हैं। ओके, आगे कुछ पॉइंट और हैं नॉन पोलर के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। इन नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 0। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं, अगर उसमें मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट की बात करें तो वो क्या होता है? 0 होता है। अब ये 0 क्यों होता है? तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल समझ लेते हैं। डाइपोल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज।
इसका सेंटर है O, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है A, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है A, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाती है 2A। अब यहाँ पर नॉन पोलर मटेरियल में क्या होते हैं, ये जो दोनों चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड होते हैं, एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड होते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो 2A का वैल्यू लगभग 0, मतलब ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जब ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है डेल P इज इक्वल्स टू Q क्रॉस 2A। तो 2A का वैल्यू अगर हम लोग 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये पूरा ना 0 हो जाएगा, पूरा ना 0 हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए पोलराइजेशन क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसके एटम्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड है। इसके ऊपर हम लोग किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर 0 है और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है, 0 है। अभी हम लोग किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, मतलब ये कौन सी सिचुएशन में है, अनपोलराइज्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मतलब अभी इसमें पोलराइजेशन नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं। चलो ये इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दीजिए, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किए हैं ये एक्सटर्नल सोर्स से किए हैं, इसलिए हम लोग इसको E0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों प्लेट के बीच में इस मटेरियल को लाकर रख देते हैं। तो इस मटेरियल को लाकर रखने पर इसके जो एटम्स है इसमें पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है। पोलराइजेशन प्रोड्यूस होने का मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड थे उसमें शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाता है, उसमें स्थानांतरण स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है, जो पॉजिटिव प्लेट है उस तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं और जो नेगेटिव प्लेट होता है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है शिफ्ट हो जाता है, अपोजिट चार्ज जो है शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग प्रोसेस है, जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में जो एटम्स में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो कोइंसाइड थे उनका शिफ्टिंग हो जाता है अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ, इसी घटना को कहा जाता है पोलराइजेशन। और ये किस मटेरियल में हो रहा है ये घटना, तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन की घटना हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दिए हैं, और यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रोटेट होके शिफ्टिंग हो रहे हैं अपोजिट चार्ज की तरफ, इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हम लोग को मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया हूँ, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 लिखा हूँ, और यहाँ पर दोनों ही 0 था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। यहाँ पर E0 क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आई होप पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड सारा पॉइंट कवर हो जाता है यहाँ पर। अब आगे हम लोग बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। तो जितना पॉइंट हम लोग नॉन पोलर मटेरियल के लिए देखे हैं वही सारा पॉइंट हम लोग इसके लिए भी कवर करेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए देखेंगे, है ना। तो ये उसका जस्ट अपोजिट है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जस्ट अपोजिट है। अब कैसे अपोजिट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पोलर डाइलेक्ट्रिक are composed of those molecule in which center of positive charge do not coincide with center of the negative charge। बोलने का मतलब ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है
जिसमें इसके मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज है दोनों एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड नहीं होते हैं। इसमें ऑलरेडी पहले से दोनों के बीच क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। बट ये मॉलिक्यूल्स में, ये जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है ये रेंडम फॉर्म में होता है, जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये कैसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जी? पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये इसका क्या है? एटम है। एटम बोल सकते हो या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है ना, या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, कुछ ना कुछ शिफ्टिंग टर्म्स हैं। ये दोनों एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं हैं, और ये सभी एटम्स क्या हैं? रेंडम है, रेंडम फॉर्म में है। मतलब किधर भी नेगेटिव हो सकता है, कहीं भी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव जो लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव जो है राइट साइड में है। इसमें नेगेटिव लेफ्ट साइड में है, पॉजिटिव राइट साइड में है। इसको बोल रहा हूँ मैं, रेंडम फॉर्म में है इसमें, और एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार की जो सब्सटेंस है या जो डाइलेक्ट्रिक है, उसी को कहा जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है, इस टाइप के सब्सटेंस को। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए ही नहीं है हम लोग, इसलिए इसका भी वैल्यू 0 होगा। अच्छा, अब आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये तो इधर उधर रेंडमली मूव कर रहा है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी कॉन्साइड नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे 0 हो सकता है? ये क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में। तो इसको मैं जब इसका पोलराइजेशन बताऊंगा तब क्लियर करूंगा। चलिए यहीं पे बता देता हूँ। एक्चुअली ये रेंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं है, लेकिन ये रेंडम फॉर्म में होने के कारण ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसलिए इसका एवरेज या टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर मटेरियल की या पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर ओवरऑल एवरेज अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, वो 0 है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एटम का डाइपोल 0 नहीं है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे और देखेंगे अच्छे से इसको, पोलराइजेशन को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है नॉन पोलर मटेरियल मॉलिक्यूल आर सिमेट्रिक इन केस। सॉरी फॉर दैट, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर नॉन पोलर नहीं, पोलर मटेरियल की बात चल रही है। पोलर मटेरियल मॉलिक्यूल आर नॉट सिमेट्रिक, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। ओके। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? इसके मॉलिक्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये सिमेट्रिक नहीं होता है शेप में। ये क्या नहीं होते हैं? सिमेट्रिक नहीं होते हैं शेप में। मतलब इस मटेरियल को किसी भी एंगल से रोटेट करने पर या काट देने पर, कट कर देने पर हमको सेम मटेरियल नहीं मिलता है, या सेम शेप, पुराना शेप नहीं मिलता है। जो पहले जो काटने या रोटेट करने से पहले जो शेप साइज रहता है वो नहीं मिलता है इस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हो या नॉट सिमेट्रिक बोल सकते हो, है ना। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार लेना। ये नॉन पोलर नहीं है, यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात हो रही है। और यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं होता है, ये एंटी सिमेट्रिक होता है एन शेप में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल है HCl, H2O, NH3, CO, CH3OH। तो HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O वाटर है, अमोनिया है, और ये कोबाल्ट है, और ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ईच मॉलिक्यूल्स हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात करें पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो उसके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉन ज़ीरो होता है। ये तो यहीं पर मैं बताया था।
बट ओवरऑल पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। लेकिन हम लोग ओवरऑल पूरे मटेरियल के अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट की बात करें तो वो ज़ीरो होता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। अगर एवरेज बात करें तो ये ज़ीरो होता है। अब ये ज़ीरो क्यों होता है, इसका रीज़न है बिकॉज दे विल कैंसिल द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। जिस प्रकार हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन देखे थे उसी प्रकार इसका देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अभी हम लोग इसमें करंट फ्लो नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ज़ीरो कंसिडर किए हैं और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है, ज़ीरो है। जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई नहीं किए हैं और इसका एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप लोग देख पा रहे हैं कैसे रैंडम फॉर्म में है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने का मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, तो प्लेट ए में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, प्लेट बी में निगेटिव चार्ज। अब जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से चार्ज जो है शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इसे शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है हमको, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा हूँ। अब ये जैसे कि यहाँ पर ये रैंडम फॉर्म में दिख रहा है मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर आप लोग को अरेंज्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो इस प्रकार की जो घटना घट रही है यहाँ पर, इसी पूरी घटना को ही क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है। किसकी पोलराइजेशन कहा जाता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में घटना घटित हो रही है। तो इसी घटना को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। आई होप यहाँ तक आप सभी को सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, उसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चूँकि हम लोग अभी कुछ देर पहले हम जो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो कितना होता है, E0 होता है। तो पोलराइजेशंस के बाद मटेरियल के अंदर में भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग EP कंसिडर कर लेते हैं। तब उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, उसी को निकालने वाले हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ऐसे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, इसलिए ये वाले प्लेट में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। ये वाले जो प्लेट में जो चार्ज डेंसिटी है उसको पॉजिटिव सिग्मा कंसिडर किए हैं और इस वाले प्लेट में जो चार्ज की डेंसिटी है उसको माइनस सिग्मा कंसिडर किए हैं और इसमें जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको प्लस क्यू और इस वाले प्लेट में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको माइनस क्यू कंसिडर किए हैं। और ये जो दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में हम लोग डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर रखें, तो D डिस्टेंस पर रखे हैं। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हैं दोनों प्लेट के बीच में, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो और ये जो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग E0 कंसिडर किए हैं। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स में जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट होते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे कि आप लोग को पता है। और हम लोग को ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो उसी प्रकार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। लेकिन ये पोलराइजेशंस की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको EP से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में, एक्सटर्नल फील्ड प्लस
पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर मैं माइनस क्यों लगा दिया हूँ, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया हूँ। तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू E0 माइनस EP। तो इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। बात करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में। तो पोलराइजेशंस का मतलब क्या होता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में, जिसको वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं। It is defined as the induced net dipole moment per unit volume। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, उस मटेरियल के अगर यूनिट वॉल्यूम में बात करें, यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, उस एरिया में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, और वो कैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, नेट मतलब एवरेज, या फिर उस मटेरियल का जो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन वेक्टर कहा जाता है। मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में, उसी को कहा जाता है पोलराइजेशन वेक्टर, जहाँ पर कैपिटल P वेक्टर जो है पोलराइजेशन कहलाता है और P नेट जो है डाइपोल मोमेंट कहलाता है और V का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन वेक्टर। आगे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जिसको डाइलेक्ट्रिक की प्रवृत्ति कहा जाता है। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा और जो थ्योरेटिकली पाया गया है वो ये पाया गया है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली ये पाया गया है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया जाता है या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, उसमें उतना ही पोलराइजेशंस की घटना घटित होती है, ये पाया गया है। इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर जो है हमेशा प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यहाँ पर जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर इसको कहा जाता है काई। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, काई कहा जाता है, और इसी काई को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर काई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन 0, और ई को अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा काई इज इक्वल्स टू वेक्टर P अपॉन एप्सिलॉन 0 वेक्टर E मिल जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को कहा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहा जाता है फ्री स्पेस के लिए, और वेक्टर P को कहा जाता है पोलराइजेशन वेक्टर। अब आगे देखते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोग ऑलरेडी पता है K को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। या इसी का एक और वैल्यू होता है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है, और इलेक्ट्रिकल जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू देखने वाले हैं डिफरेंट मीडियम के लिए कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो याद रखिएगा वैक्यूम के लिए K का वैल्यू जो है 1 होता है, और एयर के लिए भी लगभग 1 के इक्वल होता है, लेकिन वाटर के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, 81 होता है। ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं पेपर के लिए इसका वैल्यू 3.5 होता है, पायरेक्स ग्लास के लिए इसका वैल्यू जो है 4.5 होता है, और माइका के लिए इसका वैल्यू होता है 5.4, और पोर्सिलेन के लिए होता है इसका वैल्यू K इज इक्वल्स टू 6.5 होता है। आगे देखते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को सिग्मा P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। चूंकि हम लोग को पता है पोलराइजेशन वेक्टर कुछ ऐसा होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है यूनिट वॉल्यूम में, उसी को कहा जाता है। अब हम लोग को ये भी पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो Q×2A होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसी को ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू Q×D। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो प्लेट है, दोनों प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव।
तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको हम लोग प्लस क्यू कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव प्लेट को माइनस क्यू कंसिडर कर लेते हैं। और ये दोनों चार्ज के बीच, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों चार्ज डी है, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, डी होगा। तो इसलिए हम लोग 2a के जगह पर d सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, q के जगह पर कैपिटल Q सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो Q है चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड लिए हैं। अब हम लोग को ये भी पता है कि वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया इनटू डी लिख सकते हैं। एरिया का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इसमें आ जाएगा और यहाँ पर डी को हम लोग हाइट कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्लेट है इसका एरिया ए है, ये वाले प्लेट का भी एरिया ए है, इसलिए वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया क्रॉस डी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो और यहाँ पर लिख देना इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करने पर हम लोग को मिल जाता है, इसको यहाँ रखेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्यू डी अपॉन ए डी। डी और डी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग को क्यू अपॉन ए मिलेगा। और याद रखिए जब मैं आप लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप से पढ़े थे। फर्स्ट पढ़े थे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड पढ़े थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का ही डेफिनेशन है, जो यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज होता है उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर Q अपॉन ए है, तो Q अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा, और सिग्मा लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिग्मा P लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशंस की वजह से हमको चार्ज डेंसिटी मिल रही है। तो इसी सिग्मा P को कहा जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो याद रखिएगा जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो हमेशा पोलराइजेशन डेंसिटी के इक्वल होता है। याद रखिएगा इस डायग्राम में जितना भी पैरामीटर यूज़ किया उसका नाम को ए को कहा जाता है एरिया ऑफ प्लेट्स, डी को कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, क्यू को कहा जाता है चार्ज ऑन प्लेट, प्लस माइनस क्यू पी को कहा जाता है चार्ज डेंसिटी, वेक्टर पी को कहा जाता है स्मॉल पी है ना, तो इसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। और जो कैपिटल वेक्टर पी है इसको कहा जाता है पोलराइजेशन वेक्टर। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को सारा पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का 13 नंबर का टॉपिक, जो कि है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी करेंगे तो ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा, इसलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।